हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने कल के वीडियो में यूनिट 1 का टेस्ट दिया था। आज हम यूनिट 2 का टेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगर और वो किस नदी पर अवस्थित है, उसका विवरण देना है। उनमें से कौन सा सही है हमको बताना है। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु और रावी, हड़प्पा, रावी और कालीबंगा सतलज नदी। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 क्या है, सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा रावी नदी के तट पर। जो कालीबंगा है, कालीबंगा किस नदी के तट, किस नदी पर स्थित है, यह आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के दौरान लोग लेखन की कला से अवगत थे और एक चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग चावल व गेहूं की खेती करते थे। इस काल के दौरान लोगों द्वारा तांबा का उपयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3, तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 क्या है, सही है। ताम्रपाषाण काल के लोग चावल और गेहूं की खेती करते थे और तांबा का उपयोग किया जाता था। इसमें ऑप्शन ए क्या है, असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बाद की धार्मिक परंपराओं निम्न विशेषताओं में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। तो इसके ऑप्शन है, मूर्ति पूजा, मंदिर में पूजा, वृक्ष पूजा, अनुष्ठानिक स्नान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा और अनुष्ठानिक स्नान होते थे। मंदिर में पूजा नहीं होती थी क्योंकि मंदिरों के साक्ष्य नहीं होते थे यहाँ पर। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस भारतीय राज्य में जोरवे संस्कृति मौजूद थी। तो जोरवे संस्कृति कहाँ मौजूद थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति मौजूद थी। अगला प्रश्न है, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी के नाम से जाने जाने वाले स्थानों में क्या समानता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, ये भारत में महापाषाण कालीन स्थल थे, ये सातवाहन वंश के शासन वाले क्षेत्र थे, ये बुद्ध के समय महाजनपदों की राजधानियां थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या समानता है हमको ये बताना है। तो इसमें क्या समानता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बुद्ध के समय महाजनपदों की राजधानियां थी। चंपा, श्रावस्ती और कौशाम्बी तीनों क्या थी, बुद्धकालीन महाजनपदों की राजधानियां थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी और श्रावस्ती और कौशाम्बी की राजधानी, किसकी राजधानी, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व वैदिक काल के देवताओं जैसे कि विष्णु और रुद्र का महत्व कम हो गया था, प्रार्थना का महत्व कम हो गया था, जबकि बलि का महत्व बढ़ गया था। तो उत्तर वैदिक, प्रश्न में क्या पूछा है, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में हमको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। तो इसमें बोल रहे हैं कि पूर्व वैदिक देवताओं जैसे कि विष्णु और रुद्र का महत्व कम हो गया था और प्रार्थना का महत्व कम हो गया था, जबकि बलि का महत्व बढ़ गया था। तो हमको इसमें सही उत्तर बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें केवल जो बी ऑप्शन है, केवल 2 ही सही है, कथन 1 गलत होगा। अगला प्रश्न है, युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए, जूनागढ़, रबातक और रुमनदेई अभिलेख। तो इनके जूनागढ़ रुद्रदमन का है, ये हम लोग जानते हैं। रबातक अफगानिस्तान का एक अभिलेख है, ग्रीक लिपि में है ये, और इसमें कनिष्क के शासन का वर्णन मिलता है। और अगला है,
रुमन देई अभिलेख अशोक के काल का है, जो लघु स्तंभ लेख है अशोक का, नेपाल में स्थित है। तो ये तीनों क्या हो गए, सत्य हो गए। तो हमको इसमें सही बताना था, तो उपयुक्त तीनों क्या है, सही है। अगला है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, महिलाओं को उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के अवसर नहीं दिए जाते थे, बाल विवाह प्रचलित नहीं था और सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें हमको सही बताना है, इसमें हमको कौन से वाक्य सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 क्या है, सही है। लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे और बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सती प्रथा का भी कोई अस्तित्व नहीं था ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य के संदर्भ में ललित विस्तार पुस्तक का संबंधित है। ललित विस्तार जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया है प्रश्न में। ग्रहण की खोज से, कश्मीर के राजा ललितादित्य के जीवन से, संगीत से और गौतम बुद्ध के जीवन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है ललित विस्तार नामक पुस्तक। और इसके संपूर्ण, इसमें किसका वर्णन है, संपूर्ण बुद्ध चरित का वर्णन है और इसमें टोटल 27 अध्याय है। इसको महाव्यूह नाम से भी जाना जाता है। और ललित विस्तार का संबंध किस शाखा से है, तो महायान शाखा से। इसको याद रखिएगा, महायान शाखा से संबंधित है ललित विस्तार नामक पुस्तक। अगला है कि निम्न महाजनपदों में कौन से बुद्ध काल के दौरान गणतंत्रवादी कुलीन वर्गों द्वारा शासित थे, मल्ल, अवंती, मगध, वज्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। मल्ल और वज्जी क्या थे, कुलीन वर्गों द्वारा शासित थे, मल्ल और वज्जी। अगला है, भारत में वस्तुओं के आने का क्रम पहचानना है कि पहले कौन सी चीज आई थी, स्वर्ण सिक्के, आहत सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या आई, नगर संस्कृति आई। इसमें पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे से हम अवगत हुए, फिर हमने चांदी के सिक्के और फिर स्वर्ण के सिक्के बनाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नगर संस्कृति हमको कहाँ से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से। लोहे के हल मगध जनपद, यह सिंधु से मिलते हैं, लोहे मगध से। आहत सिक्के हमको मौर्य काल से मिलते हैं, मौर्य काल से आहत सिक्के। और स्वर्ण सिक्के हमको मिलते हैं कुषाण काल से, कुषाण काल से हमको स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त यक्षमा विषय का संबंध किससे है, रोगजनक विकार, मातृदेवी का अन्य नाम, धात्विक वस्तु, कृषि में प्रयुक्त उपकरण। तो यक्षमा का संबंध किससे है, रोगजनक विकार से। यक्षमा का विषय क्या है, रोगजनक विकार, जिसे तपेदिक रोग भी कहा जाता है, तपेदिक रोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टदिग्गज में शामिल नहीं थे, तेनालीराम, पेदन्ना, धुर्जटी, रामराज, पंडित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामराज पंडित अष्टदिग्गजों में शामिल नहीं थे। अष्टदिग्गजों में शामिल कौन कौन थे, तो अष्टदिग्गज में थे अल्लासीन पेदन्ना, नंदी तिम्मन, भुट्टभर्ती, धुर्जटी, माध्यगिरी, रामचंद्र, पिंगलसुरन और तेनाली राम कृष्णन। तो ये 8 नाम आप याद रखिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर अवस्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। मोढेरे का सूर्य मंदिर गुजरात में अवस्थित है। और एक होता है सूर्य पहर मंदिर, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये असम में अवस्थित है। और दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार में अवस्थित है। तो सूर्य मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर है, तो आप एक बार उन पे भी नजर मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भोज किसकी उपाधि है, अभिनव भोज किसकी उपाधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय को अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेवराय ने ली थी। और इसके अलावा इसने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी, आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी। अगर हम देवराय द्वितीय की बात करें तो इसने कौन सी उपाधि ली थी, गजबेटकर और इम्माड़ी देवराय की उपाधि ली थी। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है।
वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है हमको। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या होगा? पहले हैं वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले संहिताएं, फिर आरण्यक, फिर ब्राह्मण और फिर उपनिषद। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। पहले वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण और फिर आरण्यक उपनिषद। पहले सही बोला था मैंने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहलाते हैं? दक्षिणापथ के स्वामी किन्हें कहा जाता है? सातवाहनों को। सातवाहनों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है, जिनके संस्थापक कौन थे? सीमुख, और राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिलालेख है और उनके स्थान है। तो मानसेहरा, मानसेहरा कहाँ है? हजारा पाकिस्तान में। मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में। इनको हमको सही बताना है कि सही कौन सा है निम्नलिखित में से। तो मानसेहरा कहाँ है? हजारा पाकिस्तान में है। गिरनार कहाँ है? गिरनार है जूनागढ़ गुजरात में। तो ये सही है। सोपरा, सोपरा अभिलेख कहाँ है? ठाणे महाराष्ट्र में। ये भी सही है। जोगढ़, जोगढ़ कहाँ है? जोगढ़ है गंजाम उड़ीसा में। तो ये गलत हो गया। तो इसके सही क्या हो गए? मानसेहरा और जो जोगढ़ है वो गलत हो गया। तो 2 और 3 क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहकर संबोधित किया? डाकुओं की सेना किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन ने। नाम इसको रट लीजिएगा कि डाकुओं की सेना किसने कहा था? जस्टिन ने। डाकू कौन बोलेगा? जब कोई जस्टिस देगा, जस्टिस देने के बाद ही किसी को डाकू बोला जाता है। तो जस्टिस, जस्टिन से याद रखेगा। इन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता और उनके उत्खननकर्ता के बारे में है कि मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। तो ए का हो गया 3। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। चानूदड़ो, चानूदड़ो की खोज की थी एनजी मजूमदार ने। चानूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने। धोलावीरा की खोज किसने की थी? धोलावीरा की खोज की थी बीबी लाल और आर.एस. विस्ट ने। तो धोलावीरा की आर.एस. विस्ट हो गए, बनवाली के जगपति जोशी हो गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। 3, 4, 2 और 1 है इसका आंसर। ये सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है? 13 बार, 170 बार, 33 बार या 275 बार? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। 33 टाइम्स आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सरस्वती जन का 275 बार, ग्राम का 13 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में मिलिशिया शब्द का संबंध, मिलिशिया शब्द का संबंध किससे है? कबीलाई सेना से, अधन्या सेवक, नियमित सेना से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कबीलाई सेना।
अगला प्रश्न है, वात्स्ययनी संहिता में प्रयुक्त शब्द कटंकीकार का संबंध है। कटंकीकार का संबंध किससे है? कटाई बुनाई के काम करने वाले से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुनाई का काम करने वाले। रंगाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं? रजयित्री। रंगाई के काम करने वाला रजयित्री। और कुंभकार को क्या कहते हैं? इस कुंभकार तो आपको उससे समझ में आ रहा है, कुंभकार। और जानवरों की खाल निकालने वाले को कहते हैं चर्मकार। चर्मकार। कटंकीकार बुनाई का काम, रंगाई का काम रजयित्री, जानवरों की खाल निकालना चर्मकार का काम। बोगज खोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो किस देवता का उल्लेख नहीं है इसमें? पर्जन्य। पर्जन्य का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा वरुण, नासत्य और मित्र का उल्लेख मिलता है। 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है हमको, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का। तो इसमें पर्जन्य का उल्लेख नहीं मिलता है। वत्स, कौशांबी, कंबोज, वैशाली, शूरसेन, मथुरा, अंग, चंपा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सुमेलित नहीं है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। बाकी वत्स की राजधानी कौशांबी, शूरसेन, मथुरा, अंग, चंपा। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की हाटक है, ये याद रखिएगा आप। और वैशाली किसकी राजधानी थी? वैशाली थी वज्जी, वज्जी महाजनपद या वज्जी गणराज्य की। निम्न में से कौन मुनि त्रय में शामिल नहीं है? मुनि त्रय में शामिल कौन से नहीं है? तो मुनि त्रय में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें सही आंसर है कपिल मुनि। कपिल मुनि मुनि त्रय में शामिल नहीं है। मुनि त्रय किन्हें कहा जाता है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को संयुक्त रूप से मुनि त्रय कहा जाता है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और कात्यायन की वर्तिका। अगला प्रश्न, नेहरू का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है भाब्रू अभिलेख में। नेहरू का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भाब्रू अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, वेदांग और उसके अंग, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो शिक्षा का संबंध किससे है? नाक से। शिक्षा नाक से संबंधित है। व्याकरण का संबंध मुंह से। व्याकरण का संबंध मुंह से। निरुक्त का संबंध कान से। और छंद का संबंध पैर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 4 1 3 4 2 1 3 4 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वेणुवन बिहार किस स्थान में अवस्थित है? वेणुवन बिहार किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है राजगृह में। कहाँ स्थित है? राजगृह में। इसके अलावा जेतवन श्रावस्ती में, पूर्वराम विहार श्रावस्ती में, कुटाग्रशाला वैशाली में, घोषिताराम कौशांबी में और अशोकाराम पाटलिपुत्र में। विज्ञानवाद योगाचार के जनक कौन है? विज्ञानवाद योगाचार के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय नाथ। विज्ञानवाद या योगाचार के जनक कौन है? मैत्रेय नाथ। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? जेम्स प्रिंसेप, डी.आर. भंडारकर, विल्किंस जोन्स, आर.एस. विस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था? डी.आर. भंडारकर ने। और अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में 5 विदेशी राजाओं की चर्चा की गई है? 5 विदेशी राजाओं की चर्चा की गई है किस शिलालेख में? तो इसका सही उत्तर है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी, 13वें शिलालेख में 5 विदेशी राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कौन से 5 राजा है? तो मिस्र के, सीरिया के, मकदूनिया के, एपिरस के और साइरेन के राजा का उल्लेख मिलता है। अशोक के 14वें अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है?
तो 14वां अभिलेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। 10वां अभिलेख अशोक ने आदेश दिया था कि उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। और 9वां अभिलेख संबंधित है धम्म समारोह की चर्चा से, जिसमें शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, पनगुडरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पनगुडरिया में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं है। बाकी गुर्जरा जो दतिया में स्थित है, मास्की रामपुर कर्नाटक में, नेतुर कर्नाटक में। पनगुडरिया अभिलेख में अशोक के लिए महाराजा धीराज नाम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन का अंतिम शासक कौन हुआ? तो मौर्य शासन का अंतिम शासक था बृहदत्त। अंतिम शासक था बृहदत्त। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे शुद्ध व नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण वंशीय शासक ने चलाए, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? विमकटफिशस ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। शुंग वंश में सबसे पहले कौन आया था? पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र उनके बेटे, फिर वसुमित्र और फिर सुज्येष्ठ और फिर सुमित्र, वज्रमती, भागवत और देवभूति। अंतिम कौन था? देवभूति। तो देवभूति अंतिम हो गया, ये तो हम समझ गए ऑप्शन से। देवभूति, देवभूमि है ये, तो देवभूति हमको पता है। आखिरी कौन है? देवभूति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र और भागभद्र और फिर देवभूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रयाग प्रशस्ति लेख को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास है वो किसने किया था? पुष्यमित्र। प्रयाग प्रशस्ति लेख को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था ए ट्रॉयर ने। इसे लिपिबद्ध हरिशेन के द्वारा किया गया था और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंशीय शासक और उनकी उपाधियों के बारे में। समुद्रगुप्त, परक्रमांक, कुमारगुप्त, शक्रादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रकाशदित्य, स्कंदगुप्त, शकारी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 क्या है? सुमेलित है। समुद्रगुप्त की उपाधि परक्रमांक और कुमारगुप्त की उपाधि शक्रादित्य थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? विक्रमादित्य, शकारी, परम भागवत, सहसांक और देवराज शकारी चंद्रगुप्त द्वितीय की है। और स्कंदगुप्त की है क्रमादित्य या शक्रोपम उपाधि है। परवर्ती गुप्त शासकों को क्रमानुसार जमाना है। तो सबसे पहले कौन है इनमें? पुरुगुप्त सबसे पहले आएंगे, फिर बुद्धगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, नरगुप्त, नरसिंह, बालादित्य, भानुगुप्त, कुमारगुप्त और वैन्यगुप्त और फिर विष्णुगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। ये गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, हेवन सांग के अनुसार हर्षवर्धन किस जाति का था? क्षत्रिय वर्ग, सामंत वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्य वर्ग का था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? आदिवरा, प्रभास, परम सौगात, मलेच्छों का
विनाशक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और मिहिर भोज का संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से है और ये वैष्णव मतानुयायी था। इसकी जो उपाधि है आदिवरा, वो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। प्रभास नामक उपाधि का विवरण दौलतपुर अभिलेख में प्रभास नामक उपाधि मिलती है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में द्रोणमुख का संबंध है 10 ग्रामों का समूह, 400 ग्रामों का समूह, 200 ग्रामों का समूह या 300 ग्रामों का समूह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 200 ग्रामों का समूह। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं है छपणक, ध्रुवभूति, घटकर पर, वररुचि। तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुवभूति, ऑप्शन नंबर बी। तमिल साहित्य का इलियड कहलाता है। तमिल साहित्य का इलियड कौन कहलाता है? शिल्पादिकारम। कौन कहलाता है? शिल्पादिकारम, जिसके रचनाकार कौन है? इलंगो आदिगल इनके रचनाकार है। मणिमेखला के कौन है? तो शीतले सतनार मणिमेखला के रचयिता है। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसे एक भारतीय राजा ने हराया था। समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे एक भारतीय राजा ने हराया था, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग को। अगला प्रश्न है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उसका क्या नाम है? रमणीय, सलावती, बसंत सेना, आम्रपाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रमणीय। मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न है, मौर्य प्रशासन और अध्यक्ष के विभाग किस विभाग के अध्यक्ष है? लक्षणाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, देवता अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हमको पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो लक्षणाध्यक्ष क्या होता है? लक्षणाध्यक्ष होता है टकसाल का अध्यक्ष। तो ये गलत हो गया। टकसाल का अध्यक्ष क्या होता है? लक्षणाध्यक्ष होता है। सूनाध्यक्ष क्या होता है? बूचड़ खाने का अध्यक्ष। तो ये सही है। पोतवाध्यक्ष क्या होता है? तो मापतोल का जो अधिकारी होता है उसको पोतवाध्यक्ष कहते हैं। तो ये सही है। और देवता अध्यक्ष क्या होता है? तो देवता अध्यक्ष होता है धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष। तो ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 क्या है? सही सुमेलित है। वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष, वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष इसे कहा जाता है कुपिया अध्यक्ष को। और बंदरगाहों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन साहित्य महाभाष्य के लेखक है भास, अश्वघोष, भरत मुनि, पतंजलि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। मध्यकालीन भारत में जिन से काबिल पद का उल्लेख किया गया है, शाही परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली मस्जिदों के लिए, राज्य द्वारा समर्थित सिंचाई परियोजनाओं के लिए, नकदी फसल जैसे कपास गन्ना के लिए, शहरी भूमि के वर्गीकरण के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नकदी फसल जैसे कपास और गन्ना के लिए जिन से काबिल पद का उल्लेख किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान विजयनगर शहर में संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह शहर विशाल किलेबंदी की दीवारों से घिरा हुआ था।
सही है। इटालियन व्यापारी निकोलो कोंटी ने विजयनगर शहर का दौरा किया, ये भी सत्य है। यह शहर तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बेसिन में स्थित था, ये भी सही है। तो ये तीनों हमको सही लग रहे हैं। तो निम्न कथनों पर विचार करना था और सही कथन का बताना था। तो 1, 2, 3 तीनों क्या है, सत्य कथन है। निम्न में से कौन सा राक्षस ताड़ंगी के युद्ध का उल्लेखनीय परिणाम था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, बहमनी का विस्तार, बहमनी का पतन या विजयनगर का पतन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य का पतन। राक्षसी ताड़ंगी के युद्ध का परिणाम था विजयनगर साम्राज्य का पतन। अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, उसने भेरा के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए पहली बार बारूद का प्रयोग किया, एकमात्र मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। इसमें सही नहीं है ये वाला बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। ये क्या है, सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के संदर्भ में कॉर्निश जमी बोनसी 4 तस्लीम का संबंध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शासक के लिए अभिवादन। याद रखिएगा। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन जिन्हें अकबर के दरबार में जरीन कलम के नाम से भी जाना जाता था, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुलेखक। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुलेखक थे जरीन कलम। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली, इसका उपयोग अकबर ने मजबूत सेना बनाए रखने के लिए किया था। जात एक अधिकारी के व्यक्तिगत पद तथा सवार मनसब द्वारा रखी जाने वाली सैन्य टुकड़ियों के आकार को संदर्भित करता था। मनसबदारों को केवल जागीर हस्तांतरण के रूप में भुगतान किया जाता था। इनमें से सही कौन सा है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। सही कौन से? 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्थापत्य शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, कृत्य कल्पतरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कृत्य कल्पतरु। अगला प्रश्न क्या है, दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है अमीरुल बरीद को। अमीरुल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1565 में। राक्षसी ताड़ंगी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध दोनों एक ही है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है कृत्तिवास ने। रामायण का अनुवाद किया था कृत्तिवास ने। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही विभाग का निर्माण या संबंध किससे था? मार्ग निर्माण से, राजस्व संग्रह से, नहर निर्माण से या कृषि विकास से? तो इसका सही उत्तर है कृषि विकास से संबंधित था दीवाने अमीर कोही विभाग। सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण करने का श्रेय किस मध्यकालीन शासक को जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, रैयत आला की उपाधि किसने ग्रहण की? रैयत आला की उपाधि किसने ग्रहण की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खान। रैयत आला की उपाधि खिज्र खान ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, भारत में तैमूरलंग के आक्रमण के समय दिल्ली में किसका शासन था? तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत में किसका शासन था?
ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद शाह, तुगलक शाह, नासिरुद्दीन शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन महमूद शाह। अगला प्रश्न है दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे है? दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा विभाग से संबंधित है दीवाने अर्ज विभाग, या सैन्य विभाग भी बोल सकते हैं इसको, सैन्य विभाग। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या चौसा का युद्ध? जोड़ी मिलानी है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो पहले ऑप्शन से 5 आगे है, तो ये दोनों तो हट गए। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 में। तो ये वाला आंसर क्या हो गया हमारा? सही हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में और चौसा का युद्ध हुआ था 1530, यहाँ पर 1529 होना चाहिए था, 1529 में चौसा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं में सही कालक्रम बताना है। लोधी वंश का अंत, बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण, घाघरा का युद्ध, दास प्रथा का अंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पहले बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ, फिर लोधी वंश का अंत हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ और फिर दास प्रथा का अंत हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? औरंगजेब और शिवाजी, औरंगजेब और बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी और जयसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, जिनका कौन सा दर्शन है? शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया है। अगला है किन सिख गुरुओं की मुगल शासकों द्वारा हत्या कर दी गई? रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। अर्जुन देव और तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के काल में और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के काल में की गई थी। और जहां तक की बात है हरगोविंद की, गुरु हरगोविंद की, तो इनका केवल शाहजहां से संघर्ष हुआ था, इनकी हत्या नहीं की गई थी। वह कौन सी इमारत है जिसमें सबसे पहले पित्रादुरा का प्रयोग किया गया? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसमें पहली बार पित्रादोरा का प्रयोग किया गया। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। तो ये किससे संबंधित चित्रकार था? चिड़ियों और पशुओं के रूप में चित्रों का अलंकरण करता था। सुमेलित करना है अब्बास खां शेरवानी, गुलबदन बेगम, बदायूनी और ईश्वर दास नागर। तो हम सब जानते हैं गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। तो बी का हो गया 4। तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप कट गए। फिर 2 हमको पता चल गया अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीख शेर शाही। बदायूनी ने क्या लिखा है? फुतुहात आलमगिरी। बदायूनी की रचना फुतुहात आलमगिरी, सॉरी ईश्वर दास की है फुतुहात आलमगिरी और बदायूनी की है मंतखब उल तवारीख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3 और 1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संप्रदाय है और उनके आचार्य है, तो उनका सुमेलित करना है हमको। तो इसके ऑप्शन है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के कौन थे? श्री संप्रदाय के थे रामानुज। श्री संप्रदाय के रामानुज।
ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, सनकादि संप्रदाय के निम्बार्क और स्मृति संप्रदाय के शंकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय आते आते कितनी हो गई थी? तो ये कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। औरंगजेब का काल आते आते इनकी संख्या 20 हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा देता है? तो लेनपुल नामक जो विद्वान है वो दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा देता है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना कब प्रारंभ किया? तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना कब प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1679 में। 1564 में अकबर द्वारा जजिया पर रोक लगा दी गई थी, जिसे 1679 में औरंगजेब द्वारा पुनः प्रारंभ कर दिया गया। अगला प्रश्न, मुगल कालीन प्रशासन में मुहतसिब का संबंध किससे है? प्रजा के कार्यों का निरीक्षण, धार्मिक आचरणों का निरीक्षण, सैन्य कार्यों का निरीक्षण या राजस्व कार्यों का निरीक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रजा के कार्यों का निरीक्षण करना। धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया धर्मट का युद्ध। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन साहित्य तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, लेखक है तारीख मुबारक शाही के। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? सिकंदर लोदी का। यह किसका कथन था? सिकंदर लोदी का कथन था। संगम, सुलु, तुलु, आरविडु। तो संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का 3। फिर सुलु वंश के संस्थापक, सुलु के वीर नरसिंह, तुलु के हैं वीर नरसिंह और आरविटु के हैं तिरुमल। तो सही क्या हो जाएगा? 3412। 3412 ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विजयनगर प्रशासन में प्रयुक्त आम्रम शब्द का संबंध किससे है? आम्रम शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य असैन्य अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन में मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। यह किसका कथन था? तो यह कथन था शेरशाह सूरी का। यह किसका कथन था? शेरशाह सूरी का कथन था। अकबर के समय प्रमुख घटनाओं के गलत युग्म को पहचानना है। दास प्रथा 1562, मजहर की घोषणा 1579, दीन-ए इलाही 1583, मनसबदारी 1575। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दीन-ए इलाही की घोषणा 1582 में की गई थी अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया? किस मुगल शासक ने इलाही की जगह हिजरी संवत चलाया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां द्वारा हिजरी संवत चलाया गया। अकबर द्वारा मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में चलाए गए सिक्कों में से यह नहीं है। रुपया, शंसब, दाम, मुहर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है रुपया। अकबर द्वारा रुपया नामक सिक्का नहीं चलाया गया था। रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त शब्द जाबिताना। जाबिताना का संबंध किससे है? तो जाबिताना का संबंध है भू पैमाइश पर होने वाले व्यय से। भू पैमाइश पर होने वाले व्यय से संबंधित है जाबिताना। अगला है, नहर ए फेज का निर्माण किसने करवाया? नहर ए फेज का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। पिंजौर का बाग, आराम बाग, चश्मा शाही बाग, निषाद बाग। तो ये हमको सुमेलित करना है इसको। निषाद बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसमें असुमेलित हमको पता करना है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निशात बाग का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। अगला है, ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा? हेवेल ने, लेनपुल ने, पर्सी ब्राउन ने या फर्ग्यूसन ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेनपुल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। मुगल काल के प्रमुख कलाकार और उनकी उपाधि। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रमुख कलाकार और व्यक्तित्व, उनकी उपाधि के सही युग्म को हमको पहचानना है। ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद, जरी कलम, लाल खां, गुणसमुद्र, बीरजाद, शीरी कलम, अबुल हसन, पूर्व का राफेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाल खां को गुणसमुद्र की उपाधि नहीं दी गई थी। सही पहचानना था, लाल खां को गुणसमुद्र की उपाधि दी गई थी और ख्वाजा अब्दुल समद को दी गई थी शीरी कलम की उपाधि, बीरजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। मुगल काल में भगवत पुराण का अनुवाद किसने किया था? तो मुगल काल में भगवत पुराण का अनुवाद किया था टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने इसका अनुवाद किया था। फैजी ने महाभारत का अनुवाद किया था, अब्दुल बदायूनी ने रामायण का और अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो का संबंध किसके शासनकाल से है? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के काल से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? क्लाइव, टॉमस रो, मनुची, निकोलो कॉन्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टॉमस रो। निम्न में से किसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए? तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। और निम्न में से किस सिख संत को हिंद की चादर से संबोधित किया गया है? तो हिंद की चादर कहा गया है गुरु तेग बहादुर को। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 से रिलेटेड MCQ को। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।